फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का जो प्रथम टेस्ट एग्जाम होगा क्लास 9 का। विषय है सामाजिक विज्ञान। समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक पूरे 40 रहेंगे। और मॉडल क्वेश्चंस का सीट 1 है ये। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम होगा जनवरी माह में होगा। कब होगा? जनवरी माह में होगा, है ना, 2022 में। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में मॉडल सेट से आपका प्रश्न नज़र आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और जो भी मैं बताता जाऊंगा सबको कॉपी में नोट करते जाएं और याद कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। साथ ही साथ ये भी आप जान लें कि इस एग्ज़ाम में 40 पूर्णांक यदि है तो आपका 40 प्रश्न भी रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आवे। अब मैं देखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? पहला वाटरलू, दूसरा न्यू ऑरलियंस, तीसरा वेरडून और चौथा हॉर्सू बैंड। दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा आपका वाटरलू। 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? ठीक है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? क सामंत वर्ग, ख सर्वहारा वर्ग, ग पादरी वर्ग और घ जयदीदी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अगला सवाल, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1771, 1781, 1791 अथवा 1801। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है वो आपका 1791 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज और तानाशाही राज। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आतंक का राज। मतलब 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को आतंक का राज के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था? क जार निकोलस, ख जार निकोलस 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, जार निकोलस 3 और जार निकोलस 4। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका जार निकोलस 2 वाला। 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस 2 का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रूसी संसद का क्या नाम है? रूसी संसद का क्या नाम था? संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट अथवा ड्यूमा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा रूसी संसद का जो नाम था वो था ड्यूमा, घ नंबर, है ना। अगला सवाल दोस्तों, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेनिन, केरेंस्की, जार निकोलस 2, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आप नोट कर लें, लेनिन होगा। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, आप इसे नोट कर लें। आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे
ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका पॉइंट है, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं स्टेट है। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा है जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन में है पहला यानी फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, और घ में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो होगा, ये जो ऑप्शन थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे घ वाला सही होगा, क्योंकि इसमें जो चारों जो है 1 2 3 4, ये चारों जो है आपका रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य थी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 और 20 जनवरी 1905। ठीक, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा 9 जनवरी 1905। ये होगा, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 4.2%, 2.4%, 2.2%, 1.7%। अब ये 4 है, चारों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 2.4%, ऑप्शन नंबर ख। इसे नोट कर लें। अगला सवाल, भारत की मानक आमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? भारत की मानक आमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? पहला देखते हैं, पहला जो है वो है 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, दूसरा जो है 23.30 अंश दक्षिण अक्षांश, और तीसरा जो है वो है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। आपका ये जो है भारत की मानक आमोत्तर रेखा है। ठीक है, अगला सवाल, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड अथवा उड़ीसा। चारों में से कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, आप सभी जानते हैं, मगर किस देश में है ये आपको बताना है। भारत, चीन, नेपाल अथवा पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका होगा नेपाल। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में है। ठीक है, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है यहाँ पे, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, 3 ओर से समुद्र से घिरा है, क्या कहते हैं? द्वीप या तट या फिर प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो यहाँ पे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है, बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? क भाबर, ख भांगर, ग खादर और घ तराई। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब आपका होगा वो होगा खादर। ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों से को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, ख कन्नड़, ग कोंकण और घ उत्तरी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, गोवा का दक्षिण में जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? देखिए, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ? ऑप्शन लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका जवाब होगा, सही जवाब होगा वो होगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? अपवाह द्रोणी किस नदी का है विश्व में सबसे अधिक?
देखता हूँ ऑप्शन क अमेजन, ख नील, ग सिंधु और घ गंगा। अब ये चारों में से कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों ये चारों में से आपका आंसर होगा अमेजन, ऑप्शन नंबर क। अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह नदी है। ठीक है, अगला देखता हूँ। अगला जो है आपका, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा या फिर जमुना या फिर नर्मदा या फिर गोदावरी। अब इन चारों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा, नर्मदा नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला सवाल, लमपुर लिखा हुआ, यहाँ पे होगा पालमपुर, बुक में पालमपुर है ना, आप याद रखिएगा इसको, पालमपुर, पालमपुर आपका ये होगा पालमपुर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो ऑप्शन देखता हूँ, 25%, 35%, 75% और 100%, यानी 100%। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो होगा 75%। 75% जो है आपका, है ना, पालमपुर गांव की 75% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है ना। तो आगे देख लेते हैं 22 नंबर, खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल की अवधि क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों खरीफ फसल की अवधि होता है जून से अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध, ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका खाद्यान्न के उत्पादन से होगा, ऑप्शन नंबर क। ऐसे दोस्तों तिलहन भी फसल है, लेकिन यहाँ पे मेन है आपका खाद्यान्न के उत्पादन से होगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी, क औजार, ख भवन, ग नगद पैसा और कच्चा माल, और यहाँ पे देखिए ग लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए आपका ग लिखा हुआ था दोनों जगह, तो यहाँ पे आपका घ होगा, है ना, और यहाँ भी आपका घ होगा, यहाँ पे घ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण आपका होगा नगद पैसा और कच्चा माल, ये आपका कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। आगे देखते हैं 25वां सवाल, निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेतों की जुताई पहला, ख सिंचाई करना, ग में फसल की देखभाल करना, और ग में खाद एवं बीज की बिक्री। तो गैर कृषि क्रिया आपको पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गैर कृषि क्रिया जो आपका होगा ये वाला होगा घ नंबर का, यहाँ भी घ होगा, है ना। खाद एवं बीज की बिक्री ये आपका हो जाएगा गैर कृषि क्रिया का उदाहरण। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां नंबर, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अब मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अब ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 2 दोनों सही है, अथवा कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, है ना, क्योंकि ये दोनों कथन आपका सही है, पहला वाला भी और कथन दूसरा भी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ग में है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए 27, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? पहला शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा शिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा अशिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, और ग यहाँ भी देखिए ग लिखा हुआ, यहाँ भी आपका होगा, यहाँ भी आपका घ होगा, है ना, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, ये आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं 28वां सवाल, देखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? और यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं
जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं और जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता और जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। और अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन नहीं मिलता। तो यहाँ भी ग देखिए लिखा हुआ, यहाँ भी आपका घ होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें, तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे होगा कि जब ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा ये वाला, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि मजदूरी जो भी है प्रचलित है उस पर भी काम करने का इच्छुक आदमी भी है लेकिन उसको रोजगार आपका नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बेरोजगारी का सही तरीका हम कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 29वां सवाल देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? क सेतु पाठ्यक्रम, ख स्कूल ऑटो शिविर, ग क एवं ख दोनों। यहाँ भी घ होगा, है ना, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ भी घ होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा में आपका यहाँ पे दोनों हुआ है, सेतु पाठ्यक्रम भी हुआ है और स्कूल लौटो शिविर, ये दोनों हुआ है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ग सही जवाब होगा, क एवं ख दोनों। अगला सवाल है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? क, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता और जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता। तो यहाँ पे चारों में से सही जवाब होगा आपका, देखिए, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। चारों में से सही जवाब क्या होगा? तो चारों में से सही जवाब होगा लोगों का शासन। मीन्स लोगों का शासन लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ये इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, नहीं है लिखा हुआ। तो पहला क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। दूसरा है एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, और कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो यहाँ पे नहीं है पूछा, नेगेटिव पॉइंट वाला पूछा है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मेरा होगा एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल अपना अपना जिसका भी बहुमत आता है वो शासन करते हैं। तो यहाँ पे एक ही राजनीतिक दल का शासन होता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, यहाँ भी गलत कथन को पूछ रहा है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है और लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलत कथन है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि यहाँ पे लिखा वंशानुगत। तो वंशानुगत के द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं चलाया जाता है। यहाँ पे जनता प्रतिनिधि को चुनती है और वह प्रतिनिधि जीत करके, है ना, उसके बाद वो शासन चलाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 34 नंबर। तो 34 नंबर का पहला हम देख लेते हैं पॉइंट में क्या है। इनमें से कौन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला देखते हैं, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे है, देखिए, ये है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है और लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गलत कथन आपका पूछा है, तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं बढ़ाता है, इसलिए वाला कथन गलत हो गया, है ना। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? 1992, ख 1994, ग 1996 और घ 1999। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा 1999 में। ठीक है,
1999 में जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ जो है सो सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? याद रखिएगा, ऑप्शन है 1991, 1992, 1993 और 1994। तो दोस्तों ये जो है दक्षिण अफ्रीका 1994 में, ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा, स्वतंत्र हुआ था। अगला सवाल, रंग भेद की नीति। देखिए दोस्तों, रंग भेद की नीति किस देश में प्रचलित थी? पढ़े होंगे महात्मा गांधी, है ना, रंग भेद की नीति खत्म किए थे। तो कहाँ किए थे? ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चीन। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसको खत्म किए थे गांधी जी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 324, 250, 299 अथवा 385। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 299, ये आपका सही जवाब होगा, है ना। आगे देखते हैं, लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख का अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार अथवा देश का नाम। ये आपका चारों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो होगा, लोकतांत्रिक शासन में कौन सा नहीं रहता है? शासन प्रमुख का नाम, ये नहीं रहता है, बाकी ये सब रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 40वां सवाल, आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल दोस्तों। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क 26 नवंबर 1947, ख 26 नवंबर 1948, ग 26 नवंबर 1949 और घ 26 नवंबर 1950। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सोशल साइंस का फर्स्ट सेट को कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने सभी साथियों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके साथीगण को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का, इस तरह का जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आती है उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने का कार्य करें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली जो नई वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।